और आज हम खबर लेंगे मौलाना कोरोना फैलाने वाले मौलाना मोहम्मद साद की, क्योंकि वो अब भी फरार है। देश दुनिया के सबसे बड़ी जमात के धर्मगुरु अमीर मुखिया होने का दावा करने वाला मौलाना साद पुलिस से छिप छिप कर भाग रहा है। मेरी मां हमेशा कहा करती थी, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मैं कहावत बोल रहा हूं, किसी से कंपैरिजन नहीं कह रहा हूं। और आज मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना कब तक खैर मनाएगा। अब हमको यही देखना है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, मौलाना साद की भाषा भी बदलती जा रही है। वो ऑडियो टेप जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस के सामने नहीं आ रहा है। जांच और पूछताछ से भाग रहा है। न्यूज नेशन मौलाना के हर पाखंड का लगातार पर्दाफाश कर रहा है और हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मौलाना साद है कहां। दिल्ली से शामली तक तबलीगी जमात के इस अमीर की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन मौलाना साद किसी अपराधी की तरह कहीं बिल में छिपे बैठे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आज मौलाना साद के कांदला वाले आलीशान फार्म हाउस पर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिले। सवाल यही है कि आखिर देश के कोने कोने में कोरोना बम फैलाने वाला जमात का मुखिया किस अड्डे पर छुपा है। आखिर मौलाना साद कब तक छिपेगा। देश में मौत बांटने वाला मौलाना आखिर कब तक पैतरेबाजी दिखाएगा, कब तक अपनी खैर मनाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी बहस। लेकिन देखिए, उससे पहले आज का अपडेट। पहले उकसाया, कोरोना काल में भी मस्जिद जाने का पाठ पढ़ाया। सख्ती हुई तो मौलाना को देश के लिए फर्ज याद आया। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना, इसकी जरूरत है। न्यूज नेशन ने मौलाना के हर पाखंड से पर्दा हटाया। ये बताइए, मौलाना बाहर क्यों नहीं निकलते, बाहर क्यों नहीं आते। उनके पाखंड को देवबंद कई बार एक्सपोज कर चुका है। अब तो पड़ेगा जेल जाना। कब तक खैर मनाएगा मौलाना। मौलाना साद की जगह उनका आलीशान घर फार्म हाउस है या तिहाड़ जेल की कालकोट। हम लगातार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि मौलाना साद कहां है। और मुझे बताइए, कहां फरार है तालिबानी सोच वाला मौलाना साद। एनएसए लगे उसके खिलाफ। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मौलाना साद की असली जगह तिहाड़ है या फिर उसका आलीशान फार्म हाउस। अब न्यूज नेशन की ये मुहिम रंग ला रही है, क्योंकि एक तरफ ईडी तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद पर शिकंजा कस दिया है। यह तस्वीर शामली के कांदला की है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद के आलीशान फार्म हाउस पर छापा मारा। क्राइम ब्रांच की 5 सदस्यीय टीम मौलाना साद के फार्म हाउस पहुंची और वहां छानबीन की। इस दौरान मौलाना साद वहां नहीं मिले, लेकिन फार्म हाउस पर मौजूद लोगों से क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर पुलिस की टीम ने रेड के वक्त पर्सनल प्रोटेक्शन किट पहनी हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा चली इस छापेमारी में क्राइम ब्रांच के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। बताया जा रहा है कि करीब दोपहर 1:15 बजे क्राइम ब्रांच की रेड शुरू हुई, तकरीबन 3 घंटे तक चली। हालांकि पुलिस ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, छापेमारी की, क्या मिला आपको? सर, आप आए मोहम्मद साद के मकान पे। सर, क्या मामला हुआ सर? सर क्या सर, आज यहाँ पे छापेमारी हुई है, क्या मामला? सर क्या मामला, कुछ मिला? बताएंगे क्या? सहारनपुर जाएंगे सर आप? उधर जैसे जैसे पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है, खुद को कानून से ऊपर समझने वाले मौलाना साद की पैंतरेबाजी भी ढीली पड़ती जा रही है, क्योंकि कल तक कोरोना के टेस्ट की नानुकुर करने वाले मौलाना साद ने अपना कोरोना टेस्ट भी करवा लिया है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मौलाना साद लगातार ऑडियो संदेश जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस के सामने नहीं आ रहा। लिहाजा पुलिस उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जिनके जरिए ये ऑडियो टेप जारी किए गए हैं। एक तरफ मौलाना साद फरार है, तो दूसरी तरफ जमातियों का उत्पात भी जारी है। दिल्ली के LNJP अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव एक जमाती फरार हो गया। ये जमाती स्पेन का रहने वाला था और मरकज में शामिल हुआ था। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कोरोना वॉरियर्स में भी जमातियों के कारण संक्रमण फैलता जा रहा है। भोपाल जोन के ADG के मुताबिक भोपाल में मरकज लौटे जमातियों से कोरोना की चेन बनी। ऐशबाग और जहांगीराबाद में पुलिसकर्मियों को जमातियों ने दिया कोरोना। कुल 8 थानों के पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ लोगों को हक नहीं है कि वो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करे। अपनी गलतियों की वजह से वो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मुस्लिम समाज के अंदर भी गम गुस्सा है। ये बहुत गलत है। मरकज वाले मौलाना साद की एक गलती की सजा
पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आज से हम मौलाना साद को कोरोना वाले मौलाना बोलेंगे, मौलाना साद नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब आशाराम के खिलाफ मैंने कैंपेन चलाया था तो उनके चेले चपाटी उनको बापू कहा करते थे, भगवान कहा करते थे, लेकिन मैंने उनका असली नाम सामने लाया था। वो नाम था आशुमल हरपलानी। जी हाँ, यही नाम था। और आज से ये कोरोना वाले मौलाना हैं। इंट्रोड्यूस कर देता हूं अपने तमाम गेस्ट्स को। मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। मौलाना साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मुझसे बड़े प्रेम करते हैं, और इन्होंने सूसू और पॉटी के सबूत मांगे थे। बोला वीडियो तो दिखाइए। शबनम खान मेरे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट है। सुहेब कासमी मेरे साथ है, नेशनल प्रेसिडेंट है, जमाते उलेमाए हिंद के, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना सैयदुल कादरी हैं, प्रेसिडेंट है कदरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। और थोड़े ही देर में एक सोशल एक्टिविस्ट बिलाल खान भी मुझसे जुड़ेंगे। मौलाना साजिद रशीदी, आज तो बता दीजिए कोरोना वाले मौलाना कहां हैं? चौरसिया जी, मेरा शुरू से एक ही जवाब है जी कि न तो आप चीफ जस्टिस हैं, नहीं, मैं तो हूं ही नहीं सर, मैं तो देश की आवाज उठा रहा हूं। एजेंसी का चीफ ब्यूरो हूं। बिल्कुल सही बोला आपने। और न ही मैं इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड हूं। बिल्कुल सही बोला आपने। जो लोग, जिसका जो काम है, आपका काम है सिर्फ खबर देना। तो मैं खबर ही दे रहा हूं, खबर लेता भी हूं। आपको खबर मिली, मैं खबर देता भी हूं और खबर लेता भी हूं। खबर देना, खबर लेना, इस कार्यक्रम खोज खबर का टैगलाइन है। कौन होते हैं कि भाई कोरोना मौलाना कहेंगे उनको? देश कह रहा है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं। साजिद रशीदी साहब, देश कह रहा है। मूंग मसूर की दाल, मूंग मसूर की अरे सर, मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। मुझे ये बताइए वो इंटरनेशनल अमीर कहां है? इतना भी तहजीब खो बैठे आप, इतनी भी तहजीब खो बैठे आप। सर देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तहजीब बिल्कुल खत्म हो गई है आपकी। अरे जब मौलाना साहब तहजीब भूल गए अमीर होने की, तो तहजीब को तो साथ रखिए। सर तहजीब तो मेरे साथ है। तहजीब है, इसको बरकरार रखिए। आप बिल्कुल इतना अनपढ़ जाहिल गवार जैसा मामला मत कीजिए। यही तीन शब्द तो मैं मौलाना साहब कोरोना वाले मौलाना के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। यही तीन शब्द, ऐसा मत कीजिए। यही तीन शब्द, अनपढ़ जाहिल गवार, मैं कोरोना वाले मौलाना के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने मेरे लिए कर दिया, बात बराबर हो गई। पढ़े लिखे मौलाना, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तहजीब से बात कीजिए। वो आपसे बड़े हैं, आपकी बाप की उम्र के हैं, मेरे भी बाप की उम्र के हैं। हमें तहजीब रखना चाहिए, यह हमारे देश की सभ्यता और कल्चर है। हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी कोर्ट उनके साथ मामला करेगा वो करे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। एजेंसी उनको जो सजा देना चाहे दे, लेकिन आप और मैं कौन होते हैं उनको कोरोना वाले मौलाना साद कहां चला गया, साद कहां गायब है, जैसे आपके छोटे भाई हों? अरे शर्म करो मेरे भाई। ठीक है, मुझे शर्म आ गई, मुझे शर्म आ गई। शबनम खान, मुझे बहुत शर्म आई है। क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अगर देश कह रहा है कि ये कोरोना फैलाने वाले मौलाना है तो गलत क्या है बताइए? हो गया मौलाना साहब, आपका टाइम हो गया। शबनम खान को आने दीजिए। दीपक जी, मुझे बहुत शर्म आई है। तो आपका हो गया मेरे भाई, हमारा कहां से टाइम हो गया? पूछ रहे, टाइम तो आपका हो गया, इंशाल्लाह आएगा जल्दी। तहजीब से बता दीजिए कि कहां है मस्जिद में सबको कहने वाले कि मस्जिद में ही रहो, खुद मस्जिद से ही गायब हो गए, क्यों छुप गए? चलिए बहुत तहजीब के साथ ही बता दीजिए। दीपक चौरसिया जी ने तो कुछ गलत बता दिया आपको। मैं बहुत तहजीब के साथ पूछ रही हूँ रशीदी भाई आपसे कि बताइए कहाँ गए अंकल जी, कहाँ गए? अंकल कहना तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। कहाँ है साद अंकल? सुनिए मेरी बात, बताइए। मैं बताता हूँ, सुनिए। हाँ बताइए। देखिए, क्राइम ब्रांच को पता है मौलाना साहब कहाँ है। अभी तो आप जज भी नहीं थे, अभी तो आप वकील भी नहीं थे, अभी तो आप कुछ भी नहीं थे, अब आपको पता है कि कहाँ है। एनएसए को पता है, अमित शाह को पता है, देश की सरकार को पता है। हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं है। आपको क्या पता है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। इतनी कमजोर नहीं कि एक आदमी भाग जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ उसने अपराध किया है। आप ये नहीं कह सकते हो हाँ मौलाना ने कोरोना फैलाया है। आप इतनी सी बात नहीं कह सकते हो। हमारी एजेंसीज को इतना कमजोर मत बताइए। आप ये नहीं कह सकते हो मौलाना ने गलती की। शबनम एक मिनट, आप ही का सवाल मैं ले जाता हूं। कह दोगे तो, अगर अपराधी को अपराधी कह दोगे तो चलिए ठीक है। कोई भी आदमी क्राइम करके भाग आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने कोरोना मौलाना नहीं कहना चाहिए। मदद तो करोगे आप, वो उनके टच में हैं। तो मैं कोरोना अंकल कह देता हूं, कोरोना अंकल। अंकल फैलाने वाले को कोरोना फैलाने वाला ही कहा जाएगा। दीपक चौरसिया, आप तो मूंग मसूर की दाल, आपकी हैसियत नहीं उनके सामने कुछ भी। सर मैं तो पिद्दी और पिद्दी का शोरबा हूं, मैं तो कह चुका हूं। आप तो मूंग और मसूर की दाल ऐसे बता रहे हैं जैसे आप खाते ही नहीं। हैसियत नहीं चाहिए जिससे कोरोना फैले। अच्छा दीपक जी, कोई हैसियत ना हो।
तो मौलाना साहब को आप मुझे सिखा रहे हैं। एक मिनट शबनम, मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट, कल्चर हमारी सभ्यता नहीं है। एक मिनट ये हमारा सर, कल्चर हमारी सभ्यता नहीं आप है। मुझे सिखा रहे हैं, दामन मत छोड़िए। मुझे सिखा रहे हैं कि मेरी सभ्यता, मेरा कल्चर क्या है। पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे एंकर हैं, आप तहजीब का दामन मत छोड़िए। मौलाना साहब सुन लीजिए ना तहजीब का दामन छोड़िए। सुन लीजिए ना साहब, जिस मौलाना साहब की आप इतनी वकालत करते हैं, मैं आपको तू तड़ाक से बात कर सकता हूं, लेकिन नहीं करता। मौलाना साहब सुनिए बड़ों तो, के साथ सुनिए तो मेरी बात, बड़ों जैसा मामला सुनिए तो मेरी बात। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। अच्छा ये बताइए मौलाना साहब ने कोरोना फैलाया या नहीं फैलाया? हमारे माँ बाप पे इस बात का जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में। मौलाना साहब ने कोरोना फैलाया या नहीं फैलाया? कैसी आपकी परवरिश हुई है? बात ये होती है कि कैसी बड़ी घटिया हुई है सर, बड़ी घटिया हुई है, बड़ी घटिया हुई है। लेकिन मैं लोगों को मरने के लिए मस्जिद में नहीं बुलाता। बड़ी घटिया हुई है मेरी परवरिश, पर लोगों को मैं मस्जिद में मरने के लिए नहीं बुलाता। सुरभि खान आ जाइए, बताइए। फैसला सुनाने वाले? मैं फैसला नहीं सुना रहा हूँ, मैं देश की आवाज सुना रहा हूँ। सुरभि खान आ जाइए। एंकर हैं, बहुत मामूली हूँ सर, मुखबिर हैं। मुखबिर नहीं हूँ मैं, मुखबिर नहीं हूँ, प्रहरी हूँ मैं, प्रहरी। खबर देने वाले प्रहरी कहते हैं। आपको तो ये भी पता नहीं। खबर देने वाले को मुखबिर नहीं कहते। उर्दू तो सीख लीजिए मौलाना साद साहब। मुखबिर वो होते हैं जो चुगली करते हैं, चुगली करते हैं, चुगली। मैं सहाफी हूँ, अगर उर्दू में कहूँ तो मैं सहाफी हूँ। सुरभि खान इनको बता दीजिए मुखबिर का मतलब क्या होता है। सुरभि खान इनको बताइए मुखबिर का मतलब क्या है। दुनिया जानती है। जज मत बनिए। मौलाना जी टाइम हो गया आपका। सुरभि इंटेलिजेंस सुरभि आप बोलिए। मौलाना जी आपका ऑडियो डाउन हो जाएगा, आप उन पर छोड़िए। ठीक है सुरभि। आप सारे काम अपने हाथ में मत लीजिए। रशीदी साहब, आपने बात करी सम्मान की। आपको बहुत बुरा लग गया कि आपके मौलाना साहब की शान में कसीदे नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे, और एक्चुअली में गलत को गलत कहने। मौलाना साहब मौलाना जी का ऑडियो डाउन, स्काइप पे जुड़े हैं हम। सुरभि बोलिए। जी दीपक जी, मैं रशीदी साहब को ये बोलना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे मौलाना साहब की शान में कसीदे पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पे गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए बैठे हैं। अगर आप बहुत सम्मान उनके लिए लेना चाहते हैं तो सम्मान उम्र से नहीं होता है, सम्मान अपने कर्म से होता है। सम्मान एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मौलाना का टाइटल अपने आप लेने से नहीं होता है, एक्चुअली में उस पे एक्ट करने से होता है, एक्चुअली में इस्लाम की सही टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाने से होता है। उन्होंने जो कर्म करे हैं, उन्होंने ना ही सिर्फ कौम के गद्दार होने का रोल निभाया है, बल्कि इस देश का अपराधी होने का रोल निभाया है। आप कह रहे हैं सरकार, एनएसए, जांच एजेंसियां ढूंढ कर क्यों नहीं उनको लाती हैं, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौलाना शायद लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। तर्क का, विवेक का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इस चीजों का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ, उनकी वजह से एक आम मुसलमान, एक गरीब मुसलमान, एक ठेले वाला मुसलमान, एक डेली वेजर परेशान हो रहा है। लोग शक की नजर से देख रहे हैं पूरी कम्युनिटी को, लेकिन उनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। इसका मतलब वो कम्युनिटी के भी नहीं है, तो ना तो वो देश के हैं, ना वो कौम के हैं। और कौन से क्वारंटाइन में बैठे हैं वो? 14 दिन का क्वारंटाइन होता है। कुरान भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है सुबह भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। सुबह 30 सेकंड आपके पूरे हुए हैं, चूंकि हम स्काइप से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं क्रॉस कनेक्शन बहुत ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करवा सकता, ऑडियो बहुत बीच में कटता है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी साहब को कहना चाहूंगा, मौलाना साजिद रशीदी साहब, अंग्रेजी में एक सेइंग है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि रिस्पेक्ट डिमांड नहीं किया जाता है, कमांड किया जाता है। और मेरी परवरिश यह है कि जो आदमी इंसानियत, मानवता और देश और कौम के खिलाफ काम करे, मैं कम से कम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। मौलाना सैयद अल कादरी, बताइए मौलाना साद को क्या देश के सामने नहीं आना चाहिए? उनकी असली जगह क्वारंटाइन क्या उनका छुपने वाला घर नहीं है, बल्कि तिहाड़ जेल की बैरक है? क्या मानते हैं मौलाना साहब, बताइए। पहली बार मैं आपसे चूंकि डिबेट में आया हूं, तो इसीलिए मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां पर वबा है वहां पर मत जाइए, और जो वबाज़दा इलाकों में जो लोग रहते हैं वो सेफ एरियाज में ना जाएं, यानी अपने आप को लॉकडाउन करें, क्वारंटाइन करें। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। दूसरी बात,
जब ये मरकज में इज्तिमा हुआ 13 से 15 मार्च तक, तो उसके बाद में मरकज से लोग दूसरे शहरों में जाने लगे और तेलंगाना के करीमनगर में 18 मार्च को पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव मरकज से पाया गया और तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को इससे जरूर मुतल्लिक़ किया होगा। तो मैं ये समझता हूं कि 18 मार्च से लेकर 28 मार्च तक हुकूमत हिंद सोती रही, नाकाम रही और कोई वेकेट करने का कोई नोटिस प्रॉपर नहीं दिया गया, बल्कि लव लेटर्स देते रहे, मिलते रहे। लव तो इसमें लेटर्स, जहां क्या पर शब्द बोला मौलाना साहब कादरी आपने? की ये लव गलती है, लेटर्स। वहां पर हुकूमत हिंद की उससे बड़ी गलती है। ठीक है, समझ गया आपकी बात। हो गए आपके 30 सेकेंड। इंसानियत, मानवता, देश बिल्कुल को लव लेटर देते रहे। लव लेटर, बहुत अच्छा सर। हमारे यहाँ कहावत है हिंदुस्तानी में, क्या पीले चावल लेके जाते? वो भी पीले चावल लेके गए। हमारे यहाँ जब शादी होती है ना तो पीले चावल लेके जाते मनुहार करने की, भाई हमारे घर में आइएगा। ये देश का संकट था, ये तृतीय विश्व युद्ध है, इसके बाद भी आप लव लेटर की बात कर रहे हैं। आपकी सोच दिखाती है, आपकी सोच दिखाती है। शबनम खान, मैं माफ कीजिएगा, मैं कासमी साहब के पास जाऊंगा। कासमी साहब, 130, क्या मौलाना को एक 130 जिम्मेदार शहरी के तरह रिएक्ट करना चाहिए था? नहीं मौलाना साहब, आपका टाइम पूरा। आपको ठीक लगता है लव लेटर्स मिलते रहे? कादरी साहब का ये कहना है। मुझे बताइए कासमी साहब, ये बताइए आप, सरकार के फरमानों को सरकार पैनिक में है, परेशान है, इनको लव लेटर कह रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से टीवी चैनलों पर बैठकर पूरी मुस्लिम कौम को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। इनका एक ही काम है, हर काम के अंदर सरकार की, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की कमियां ढूंढना। और बगैर सोचे समझे पहले ये गालियां बकते थे विदेशी ताकतों को, और अब बकने लगे हैं देश के अंदर सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन को। इनको अपनी कमी कोई दिखाई देती नहीं है, सारी कमियां इनको आरएसएस में और बीजेपी में दिखाई देती हैं। इसलिए इनका सुबह उठना, जागना, सोना, दिन भर का मशगला यही है कि मोदी को गाली बको। और नरेंद्र मोदी रात दिन वो शख्सियत है कि जो 135 करोड़ लोगों के लिए जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। उस शख्स की मेहनत की वजह से आज भारत हमारा महफूज है, वरना दुनिया का जो हाल हो चुका है वो जो है इंतहाई खतरनाक है। अगर नरेंद्र भाई मोदी की बातों को मान लिया होता, सब लोगों ने, देश के अक्सर लोगों ने माना, एक तबके ने नहीं माना, थोड़े से लोगों ने नहीं माना, जिसकी वजह से आज हम इस हालत में खड़े हुए हैं। अगर आज भी कुछ लोग जो छुपे हुए हैं या बच गए हैं या कहीं कहीं बीमारी में मुब्तला हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी की, देश के हेल्थ डिपार्टमेंट की, और मैं कहता हूं कि मौलाना साहब की बातों को भी, उनके अमीर ने जो बातें कही हैं कि बाहर आइए, अपना इलाज करवाइए और खून दीजिए, उसको ही मान लें, तो मैं समझता हूं कि ये देश वबा से बच जाएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं, ना तो प्रधानमंत्री की बात मान रहे हैं, पहले ही दिन कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। कादरी साहब, ये काम अगर बहुत देर कर दी कोरोना वाले मौलाना ने आते 20 दिन पहले कर देते, अगर 20 दिन पहले ये हो जाता तो देश के अंदर आज हम लॉकडाउन से बाहर आ चुके होते। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा कादरी साहब, बिल्कुल ठीक कहा कासमी साहब आपने। कादरी साहब खामोश रहिए ना, खामोश रहिए ना कादरी साहब, सबके नंबर पे बोले हैं, मैं भी अपने नंबर पे बोल रहा हूं। देखिए मौलाना साजिद रशीदी हाथ उठा रहे हैं। मौलाना साहब, सुबह आप उठते हैं तो जब आंख खोलते हैं, ब्रश करने जाते हैं या दातून करते हैं तो बोलते हैं, आज प्लान करते होंगे कि मैं अब आरएसएस, बीजेपी और मोदी के खिलाफ क्या बोलूं। यही करते हैं ना आपका 24/7 मौलाना साजिद रशीदी। और आपने कहा कि मेरी परवरिश बड़ी घटिया हुई होगी, चलिए मान लेता हूं घटिया हुई है। मेरी परवरिश ये कहती है कि इंसानियत, मानवता, देश और कौम के दुश्मन मौलाना साद को अगर मैं कोरोना वाला मौलाना बोलूं तो कुछ गलत नहीं होगा। जवाब दीजिए मेरी बात का। दीपक चौरसिया जी, मैं कितने दिनों से आपके साथ डिबेट में बैठता हूं, कभी आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुझे बोलते हुए देखा है? आप बता दीजिए इंसाफ से। मैं कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने का मुझे अधिकार है। मेरे संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि सरकार की बात झूठ बोलते हुए बड़े स्मार्ट लगते हैं मौलाना साहब, बात है उसको कहूं। आप बता दीजिए, बड़े स्मार्ट लगते हैं झूठ बोलते हुए। नरेंद्र मोदी को गाली दी हो, आप बता दीजिए इंसाफ से। आप पत्रकार हैं, बताइए आप।
बड़ा सी डिबेट में आपने नरेंद्र मोदी को मैंने बुरा भला अरे कहा सर, आपने तो सूसू और पोटी के भी सबूत मांग लिए थे कि जमातियों ने कहा सूसू पोटी करी है, उसके सबूत दिखा दीजिए। आपने मांगा था कि नहीं मांगा था, बताइए। आपने मांगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के खिलाफ खड़े होंगे या देश के नुकसान का कोई काम करेंगे, सबसे पहले दीपक चौरसिया खड़ा होगा, सबसे पहले दीपक चौरसिया खड़ा होगा। कुछ तो सोचिए। सुन ली मेरी बात? नहीं सुनी? आपकी परवरिश, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी परवरिश घटिया हुई है, मैंने ये कहा है कि जो बड़ों का आदर नहीं करता तो लोग ये कहते हैं कि इसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है। हमें बड़ों का आदर करना हमारे माँ बाप सिखाते हैं। ठीक है सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। जो आदमी इंसानियत, मानवता, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, सवाल का जवाब तो देते नहीं। इंसानियत, मानवता, देश और कौम का जो दुश्मन है, मैं उसको मौलाना नहीं कहूंगा, मैं उसे कोरोना फैलाने वाला मौलाना कहूंगा, कोरोना वाले मौलाना। ठीक है सर, ठीक है सर। शबनम खान तय करेगी कोर्ट, सर करे ना, तय करेगी इंटेलिजेंस एजेंसी। सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, शाहीन बाग में आप यही बोलते थे ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप यही बोलते थे ना शाहीन बाग के लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ? फ्रीडम एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि गाली दे दो किसी को? ठीक है, शबनम खान जवाब दे दीजिए इनको। इनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये गलती करे तो ये विक्टिम है, मैं करूं तो मैं बोल रहा हूं, अपनी बात अपनी राय रखूं तो मैं जज बन गया। शबनम खान जवाब दीजिए। सभ्यता को रखिए, सभ्यता को जोड़े रखिए। अरे मौलाना साहब ने कितनी इंसानियत, मानवता, कौम और सभ्यता रखी, बताइए, जवाब दीजिए मौलाना। आसाराम बापू और उनके बेटे और सब पर जब आसाराम बापू को कुछ कहा जाए तब तो दीपक चौरसिया बहुत अच्छा है, आज मुल्ला साद को कुछ कह दिया तो मिर्ची लग गई सारे मुल्ला को। क्यों? अभी साजिद रशीदी भाई बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मुझे, और बड़े शरीफ और बेइंतहा बड़े संस्कारी नजर आ रहे हैं मुझे। आपकी अगर अभी डिबेट दिखा दूं ना, अभी आपकी शर्मिंदा हो जाएंगे साजिद रशीदी भाई। आप याद कर लीजिए जरा थोड़ा अपना 3 तलाक वाली कितनी कितनी बदतमीजियां की हैं आपने, याद कर लीजिए। कभी किसी की गर्दन काटने चल पड़े थे, कभी कुछ करने चल पड़े थे। आज बदले बदले सुर इसलिए हैं कि क्योंकि मुल्ला साद कोरोना वाला मुल्ला पकड़ा गया इसलिए, और उसे जेल होगी। तो अब आपकी जो दुकानें बंद करने का काम कर रहे हैं ना सब लोग मिलके, चाहे वो दीपक चौरसिया जी हो, चाहे वो सुबी हुई हो, चाहे शबनम खान हो, आपकी जो मोटे मोटे पेट वाली दुकानें बंद हो रही हैं, आपको सिर्फ इसका दर्द है, आपको मुसलमान का कोई दर्द नहीं है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमान कोरोना से मरेगा कि भूखे पेट मरेगा कि बेरोजगारी से मरेगा, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका पेट मोटा अंदर कैसे चला गया, आपको सिर्फ इसकी चिंता है। यह सच्चाई है, पूरा देश जानता है, मुसलमान भी जानते हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, आपने उनको डराई ऐसा रखा है इस्लाम का नाम ले लेके, आपने उन्हें सच्चाई कभी नहीं बताई, आपने हमेशा सिर्फ अपने फायदे वाली चीजें देखी। ठीक है, बिलाल के पास चलता हूं। शबनम, भी समझ जाना चाहिए, थोड़ा तो समझ जाइए। 10 साल में किसी एक मौलाना की दुकान बंद कराई? पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ कि आप दुकान बंद कराने निकली हैं। मौलाना जी छोड़िए ना, छोड़िए ना, बिलाल खान से चलता हूँ। बिलाल जवाब दीजिए, कहाँ हैं आपके धर्म गुरु, महान कोरोना फैलाने वाले मौलाना? एक ही सवाल है मेरा आज के लिए, बिलाल जवाब दीजिए। दीपक जी जवाब दे रहा हूँ। ये तो आप NS से डोभाल साहब से पूछ सकते हैं, वो कहाँ हैं, वो उनसे मिले तो वो बेहतर बता देंगे कहाँ हैं कहाँ नहीं। आप बता दीजिए ना भाई, आप तो समर्थक है उनके, फोन लगाइए, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करा दीजिए। मेरी बात पहले बात सुन लीजिए दीपक जी, आप पहले मेरी वॉइस नहीं करें, मेरी ऑडियो हमेशा डाउन हो जाती है, पहले तो ये मैं आपको बता दूं दिक्कत है, मेरी पूरी बात जाती नहीं आपके। 30 सेकंड ही आपको बोलिए जो बोलना है, जवाब दूंगा मैं आपको। बोल रहा हूँ, देखिए आप कह रहे मौलाना साहब कहाँ पर है, फरार है, ये है वो है, तो हमसे सबसे पहले कौन मिला था? अजीत डोभाल मिले थे, वो बताएंगे कहाँ है कहाँ नहीं। सीबीआई इतनी कमजोर नहीं है, पुलिस इतनी कमजोर नहीं, ईडी इतनी कमजोर नहीं, आईबी इतनी कमजोर नहीं जो उनका पता ही लगा सकती। आपने सिर्फ कमजोर बनाने के लिए, इसको मुद्दा बनाने के लिए कि मौलाना कहाँ है, कहाँ पर आ रहे, क्या नहीं, ये चीज चला रहे हैं आप। तो आप कोरोना को कोरोना की तरह से देखिए ना कि हमारे देश में क्या हालात हो रहे हैं। मौलाना ने कोरोना फैलाने वाले मौलाना ने कोरोना की तरह देखा था क्या इसको? बताइए, जवाब दीजिए। आप जैसे लोग जो वायरस फैला रहे हैं ना, दीपक जी सुनिए मेरी बात, 50 जो पत्रकार है हमारे देश को, उनको भी कोरोना वायरस होगा, ये भी चलाइए, आप ये भी बताइए। तो उनको भी तबलीग से लेकर आए थे, जब भी हुआ था तो बाद में हुआ 38 लोगों को एक ही फैमिली से, वो भी तबलीग से आए थे क्या? एक ही टेप रिकॉर्डर है बिलाल के पास, एक ही टेप रिकॉर्डर है, बार बार प्ले होता है, एक ही टेप रिकॉर्डर है। इसको किससे हो गया, इसको किससे हो गया, अपनी गलती मत देखिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप जैसे लोगों की।
शाहीन बाग खड़ा किया, विरोध करेंगे विरोध करेंगे। उसके बाद ऐसा माहौल बना दिया कि कागज नहीं दिखाएंगे, कोरोना के टेस्ट भी नहीं कराएंगे। ब्रेक के बाद फिर वापस आता हूं, पूछूंगा उन समर्थकों से जो कहते हैं कि हम कम्युनल है, कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मानवता के साथ मौलाना साद ने क्या किया है। ब्रेक के बाद